क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है बच्चों। इसमें आपसे पूछा जा रहा है चेन आइसोमर, ठीक है, कि इसमें से कौन एक दूसरे के चेन आइसोमर है। तो चेन आइसोमर लिखने या पहचानने का क्या तरीका होता है बच्चों। चेन आइसोमर के लिए पहले तो देखें आइसोमर आइसोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास भी ऐसा सेम होना चाहिए, ठीक। लेकिन चेन आइसोमर होने का कंडीशन क्या है कि पेरेंट चेन डिफर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, पेरेंट चेन डिफर करना चाहिए, या फिर साइड चेन में डिफरेंस होना चाहिए, या फिर दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, तब उसको हम लोग चेन आइसोमर बोलते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप इसका पेरेंट चेन काउंट करें तो ये 1 2 3 4 का आएगा। यहाँ काउंट करें तो 1 2 3 4 का आएगा। कहीं भी जाए तो ये एक दूसरे चेन आइसोमर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट चेन भी सेम है और साइड चेन भी क्या बच्चों सेम है, एक ही कार्बन का ही है, इसीलिए इसमें दोनों ही चीजें सेम हो गया, चेन आइसोमर कभी नहीं हो सकता। अगर आप इसकी बात करें तो इसमें आपको एक 6 मेंबर रिंग दिख रहा है, इसका मतलब इसके पेरेंट चेन में 6 कार्बन एटम आएंगे, इसके पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम आएंगे, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसका पेरेंट चेन 5 कार्बन का, इसका पेरेंट चेन 6 कार्बन का, तो ये एक दूसरे का क्या कहला जाएंगे, चेन आइसोमर। अगर आप वही चीज यहाँ पे देखें तो इसमें देखें 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ हम देखेंगे तो 1 2 3 4 पेरेंट चेन सेम, साइड चेन भी क्या बच्चों सेम सेम ही है, सब में कार्बन एक ही लगा हुआ है, इसलिए ये नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4, फिर यहाँ चेक करें 1 2 3 4 5, ये 5 का और ये 4 का आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ही नहीं, क्योंकि इसमें टोटल आपको दो यहाँ पे दो यहाँ पे, ठीक है, 2 और 2 4 5 6 कार्बन है, जब इसमें देखें क्या 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ये एक दूसरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं है। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ही नहीं तो आइसोमर ही नहीं हुआ, तो चेन होने का कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस देखें आपसे क्या पूछा, जेमिनल डाइक्लोराइड, जेमिनल का मतलब होता है बच्चों कि सेम कार्बन पे ग्रुप लगे होने चाहिए, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप है, तो डाइक्लोराइड मतलब 2 क्लोरीन सेम कार्बन पे लगे हुए रहने चाहिए। वैसा बताइए कितना स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है। तो बच्चों सबसे पहले आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, डीओयू यहाँ भी निकाल लेंगे। तो डीओयू यहाँ पे निकालने का तरीका होगा, इसको रिड्यूस करेंगे हाइड्रोकार्बन में, तो रिड्यूस करेंगे अगर हाइड्रोकार्बन में तो यहाँ पे ये इस तरीके से होता है, हेलोजन को हटा के और उतना हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो ये C3H8 हो गया, मतलब ये एल्केन हो गया। अब एल्केन अगर हो गया बच्चों तो इसमें वापस फिर से हम ओपन चेन ही बनाएंगे, पाई बॉन्ड आ नहीं सकता, रिंग हो नहीं सकता, तो अब देखिए ये ऐसा बन जाएगा। अब सोचिए इसके ऊपर जेम लगाना, जेम का मतलब एक ही क्लोरीन, ये एक कार्बन पे 2 क्लोरीन लगाना, एक तो आप यहाँ पे लगा देंगे बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और फिर से एक जो बनेगा यहाँ पे वो क्या हो सकता है, यहाँ पे आप दोनों क्लोरीन को लगा दें इस तरीके से। अब इसके अलावा ना तो इस कार्बन चेन का और कोई पॉसिबिलिटी है और ना ही जिम डायल का कोई पॉसिबिलिटी होगा, तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन बी में है ये। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें क्या कर रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि 3 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल हेक्सेन के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि इसका पहले हम लोग को स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना होगा। इसका हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये किस तरीके से आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा पेंटेन, ठीक है, 5 कार्बन का एक पेरेंट चेन बना, तीसरे पे मिथाइल है, तो तीसरे पे 1 2 3 यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, इथाइल, इथाइल मतलब 2 कार्बन ऐसे लगा देंगे। फिर अगर आप देखें तो हेक्सेन कर रहा है, इसका मतलब 6 कार्बन हमें बनाना पड़ेगा, तो 6 कार्बन का एक पेरेंट चेन बन गया। उसके बाद कह रहा 3 पे मिथाइल कर रहा, 3 पे मिथाइल। अब देखिए जैसे ये बना और ये बना, तो हम पहले सबसे पहले ये देख लेंगे क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। इसमें भी टोटल 7 कार्बन, इसमें भी टोटल 7 कार्बन, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो गया। अब देखना है कि किस तरह का आइसोमेरिज्म है। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप पेरेंट चेन देखें तो आपको पेरेंट चेन 5 कार्बन का मिलेगा, जबकि यहाँ पे देखें अगर तो पेरेंट चेन आपको 6 कार्बन का मिलेगा। और आपको पता है कि पेरेंट चेन या साइड चेन या दोनों, तो यहाँ पे देखें पेरेंट चेन भी अलग है और साइड चेन भी अलग है, क्योंकि ये 2 कार्बन का साइड चेन है इथाइल और 1 कार्बन का, यहाँ दोनों चीजें अलग है, इसलिए ये ऑब्वियस है कि चेन आइसोमर ही होंगे, तो 8 का आंसर ए हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें
एंथ्रासीन, मिथाइल एंथ्रासीन। तो बच्चों एंथ्रासीन जो है एक मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। अगर आपको पता हो तो ये एंथ्रासीन 3 बेंजीन रिंग को इस तरीके से कनेक्ट करने पे आता है। 3 बेंजीन रिंग को अगर अलग अरेंजमेंट कनेक्ट करेंगे तो और दूसरा बन सकता है। 3 बेंजीन रिंग को अगर हम इस तरीके से अरेंज करते हैं तो ये एंथ्रासीन होता है। एंथ्रासीन का ये और ये क्वेश्चन 9-10 क्वेश्चन होता है। ये क्या होता है बच्चों, 9-10 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ रहता है। तो रिएक्टिविटी में ये डबल बॉन्ड और इन दोनों पोजीशन पे ही होता है। तो बच्चों अब आता है इसके ऊपर मिथाइल लगाना। तो मिथाइल लगाने का मतलब हम कितने तरीके से लगा सकते हैं। तो बच्चों इसका आइडेंटिकल पोजीशन हमें देखना पड़ता है। तो इसका जो आइडेंटिकल पोजीशन है और डिफरेंट पोजीशन है, तो ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन दोनों क्या माने जाते हैं, आइडेंटिकल। तो इसमें डिफरेंट पोजीशन में एक ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप इस रिंग में ले या आप इस रिंग में, किसी एक रिंग में लेना। एक पोजीशन ये वाला आएगा, फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाला। यही 3 पोजीशन इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप एक बार मिथाइल को यहाँ लगा देंगे तो एक आइसोमर बनेगा, फिर यहाँ लगा देंगे दूसरा आइसोमर, फिर यहाँ लगा देंगे तो तीसरा आइसोमर बनेगा बच्चों। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड के कारण ये डिसाइड होता है कि ये तीनों पोजीशन जो है इसका क्या है, डिफरेंट है। तो इसके कितने आइसोमर बन जाएंगे बच्चों, 3 आइसोमर बन जाएंगे। अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बताइए क्या है। तो बच्चों सबसे पहला तो हमें इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखना होगा, मतलब इसको देखना होगा कौन किस तरह से कनेक्टेड है। इसका ऐसा हो गया। फिर अगर आप यहाँ देखें तो ये आ जाएगा CH3 CH2, फिर से आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा NH2। सबसे पहला काम हमें मॉलिक्यूलर मास देखना होगा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलाना होगा, क्या सेम है। तो यहाँ देखिए 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ पे भी 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन, और ये हाइड्रोजन सेम होगा ही। तो यहाँ से तो पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, मतलब ये आइसोमर तो होंगे। अब टाइप खोजना कि कौन से आइसोमर, तो आपको पता होगा बच्चों कि ये 3 डिग्री अमाइन बन गया और ये 1 डिग्री अमाइन बन गया। तो 1 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन का जो केमिकल रिएक्टिविटी होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। इसीलिए है दोनों ही अमाइन, लेकिन आपस में ये चूंकि रिएक्टिविटी अलग होता है इन दोनों का, इसीलिए इसको हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म के कैटेगरी में रखते हैं। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसका आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कहता है एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल। अब देखिए इथेनॉल का आइसोमर लिखना, इथेनॉल का मतलब CH3 CH2 और OH। अब सोचिए ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल का जो आइसोमर बनता है बच्चों वो जनरली ईथर होता है। और ईथर का मतलब क्या था, एक ऑप्शन आपको बनाना पड़ेगा, इसके दोनों साइड कार्बन जोड़ना होगा। अब सोचिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, 2 ही कार्बन है हमारे पास, तो 2 कार्बन है, तो एक कार्बन इधर जोड़ना होगा, आपको एक कार्बन इधर जोड़ना होगा, और इसका नाम क्या है बच्चों, डाई मिथाइल ईथर। तो एक तरह से देखिए ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा क्या कि द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन पॉसिबल विद द, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ये कंपाउंड दिया हुआ है C3H9N। तो बच्चों हम आपको पीछे भी एक सवाल में आपको बताए थे कि जब भी हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखने हो या कोई भी फॉर्मूला दे दे उसका स्ट्रक्चर लिखना हो, तो सबसे पहला जो प्राइमरी टास्क होता है हमारा उसका होता है DOU निकालना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना। और अगर आप यहाँ पे भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल के देखें तो 0 आएगा, चूंकि नाइट्रोजन को आप हटाएंगे, एक हाइड्रोजन को भी हटाएंगे, तो बन जाएगा C3H8, वो एल्केन होता है, तो DOU 0। जैसे DOU 0 आ गया, इसका मतलब है कि इस कंपाउंड में कभी भी पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, कभी भी रिंग का स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो अब सोचिए हमें क्या करना होगा, तब ये देखना है कि अब इसका हम क्या बना सकते हैं। तो हमें तो बोला जा चुका ना सिर्फ अमाइन बनाना, तो ऑब्वियस अमाइन ही बनाएंगे। तो अमाइन अब कैसे बनाएंगे, तो अमाइन बनाने से पहले आप कार्बन के स्केलेटल को तैयार करें। अब देखिए कार्बन का स्केलेटल क्या हो सकता है, 3 कार्बन है ऐसे लिख सकते हैं, या 3 कार्बन के स्केलेटल को और आप कैसे लिख सकते हैं। तो 3 कार्बन के स्केलेटल को हम और ब्रांचिंग तो नहीं कर सकते। आप देखें इसमें 1 डिग्री अगर लगाना हो तो एक यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे, तो 1 डिग्री वाला जो अमाइन बनेगा वो कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब 2 डिग्री बनाना, 2 डिग्री का मतलब हुआ कि नाइट्रोजन पे 2 कार्बन जोड़ना। बच्चों हमारे पास 3 ही कार्बन है, तो ऑप्शन क्या है कि एक साइड 2 कार्बन रखेंगे, एक साइड 1 कार्बन रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा। इसके अलावा तब कोई ऑप्शन है नहीं, इसमें ब्रांचिंग भी नहीं कर सकते। 3 डिग्री का मतलब होता है कि सेम नाइट्रोजन पे 3 कार्बन को जोड़ना, तो हमारे पास 3 ही कार्बन है, इसका मतलब इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। ये 3 डिग्री हो गया, इसका संख्या भी 1, इसका संख्या 1, इसका संख्या 2। तो अब देखिए कि आंसर क्या आ जाएगा इसका बच्चों, सी आ जाएगा 2 1 1
और अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि पेयर दिए हुए हैं, हर एक ऑप्शन में दो दो कंपाउंड दिए हुए, कह रहा है कि बताइए इन दोनों कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चों अगर आप यहाँ से गौर से देखें तो ये बेंजीन है, तो बेंजीन के ऊपर ये पोजीशन और ये पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये पोजीशन, मतलब लगातार दो पोजीशन है, ठीक है। तो ये और ये दोनों कंपाउंड क्या माने जाएंगे बच्चों, आइडेंटिकल माने जाएंगे। ये क्या माने जाएंगे, आइडेंटिकल, क्योंकि अगर हम एक को इप्सो मानते तो उसके जस्ट बगल को ऑर्थो मानते, तो यहाँ भी इप्सो ऑर्थो ही है। फिर यहाँ पे अगर देखें तो एक को इप्सो मानेंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा बच्चों, मेटा पे चला जाएगा। तो यहाँ पे भी वही है कि एक इप्सो होगा तो दूसरा मेटा पे, मतलब ये भी आपस में आइडेंटिकल है, ये दोनों कंपाउंड आपस में आइडेंटिकल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों तो यहाँ पे देखें क्या, ये 1,4 पोजीशन पे, ये 1,4 पोजीशन और ये 1,3 पोजीशन पे स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाएंगे ये। और कौन से आइसोमर कहलाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएंगे हमारे पोजीशन आइसोमर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन देखें, कह रहा है क्या कि ऑल 1, 3, ये 1, 2, 3 आर आइडेंटिकल। तो क्या सभी ऑप्शन के पेयर आपस में आइडेंटिकल है, ये बात गलत है, ये आइडेंटिकल नहीं है, ये आंसर कर जाएगा। कहता ऑल 1, 2, 3 आर आइसोमर, कह रहा क्या कि पहला ऑप्शन में जो कंपाउंड है, दूसरा ऑप्शन में जो कंपाउंड और तीसरा ऑप्शन में जो कंपाउंड सब एक दूसरे के आइसोमर है, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों आपस में आइसोमर, लेकिन ये वाला इसके साथ आइसोमर नहीं हो सकता है। इसमें कहने का मतलब यही, इसका 1, 2 एंड 3 आर आइसोमर, तो ऐसा भी नहीं है बच्चों। अब कह रहा है कि 1, 2 आर आइडेंटिकल, मतलब 1 का जो पेयर है और 2 का जो पेयर है वो आपस में आइडेंटिकल है, लेकिन थर्ड जो है वो आइसोमर है। किस तरह के आइसोमर है बच्चों, तो ये है हमारे पोजीशन आइसोमर। ये किस तरह का आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। और कहता फर्स्ट इज आइडेंटिकल एंड सेकेंड थर्ड आर आइसोमर, ये भी नहीं है, फर्स्ट आइडेंटिकल है ये बात सही है, लेकिन सेकेंड और थर्ड आइसोमर हो जाए ये तो पॉसिबल है ही नहीं, चूंकि ये तो अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे आंसर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस तरीके से हम आंसर इसका कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, ये दोनों कंपाउंड दिया हुआ है और आपको पता करना है कि ये पोजीशन आइसोमर है एक दूसरे के, या चेन आइसोमर है, या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, या फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो बच्चों अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर को देखें तो पहला तो हमें मिलाना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है। ऐसे सेम ही होना भी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज कुछ ऐसा दे नहीं रखा। तो अगर आप देखें तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बच्चों, सेम है, ठीक है। अब देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप अलग है क्या। तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं है, इसलिए पहला तो ये कट जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चों कहाँ पे होता है, जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है। जबकि यहाँ पे बच्चों रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये रिपल्सन को कम करने के लिए ये दोनों रिंग जो है इस बॉन्ड के अबाउट क्या कर जाएंगे बच्चों, रोटेट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तो कभी भी ज्योमेट्रिकल हो ही नहीं सकता, तो ये भी कट गया। अब बच गया चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का क्या कंडीशन है बच्चों, मेन चेन या पेरेंट चेन डिफर करना चाहिए। तो हम देखें पेरेंट चेन सबका 6-6 का है, ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो बच क्या गया बच्चों, पोजीशन आइसोमर। और पोजीशन आपको चेंज किस किस में लग रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन यहाँ पे क्या है बच्चों, चेंज किया हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको डील कर सकते थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आपसे कि इन तीनों, ये दोनों कंपाउंड में से ये एक दूसरे के किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो अगर आप वापस फिर से देखें यहाँ पे, तो चेन होने का कोई सवाल नहीं है, पोजीशन होने का कोई सवाल नहीं है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होने का भी कोई सवाल नहीं है। ये बच्चों क्या आ जाएगा, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म देखने क्या तरीका होता है, मेटामेरिज्म देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देते हैं। फंक्शनल ग्रुप को अगर मार्क करें बच्चों, तो उसके बाद देखें कि इस फंक्शनल ग्रुप का जो वैलेंसी है वो वैरी कर रहा है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन से ये एक साइक्लोहेक्सेन वाला रिंग जुड़ा हुआ, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन से बेंजीन वाला रिंग जुड़ गया था। ऐसा कभी भी अगर हो कि अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस आ जाए वैलेंसी के अबाउट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में, तो वो बच्चों क्या कहलाएगा, मेटामेरिज्म। तो 15 का आंसर क्या हो गया बच्चों, सी हो गया। अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में चले, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है क्या कि इन दोनों कंपाउंड, सब में दो दो कंपाउंड दिए हुए, उसके आगे ये रिलेशन लिखा हुआ, कह रहा बताइए कि कौन सा रिलेशन सही मार्क किया हुआ। जैसा कि ये
16 में कह रहा कि क्या ये और ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। तो फंक्शनल आइसोमर होने का कंडीशन क्या बच्चों की फंक्शनल ग्रुप अलग होना चाहिए। तो इसमें देखें पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला लें, पहले क्या करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला लें। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा क्योंकि एक बेंजीन रिंग एक बेंजीन रिंग। उसके बाद एक्स्ट्रा कार्बन आपको देखिए कितना मिल रहा है 1 2 3, यहाँ हम देखें 1 2 और 3। उसके बाद तो ये सब ग्रुप जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जबकि इसमें आप देखेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं बन पाएगा। कारण क्या बच्चों कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब ये क्या हो गया एक तरह से ईस्टर बन गया, ये एक तरह से क्या हो गया बच्चों ईस्टर। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सही स्टेटमेंट है बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कह रहा मेटामर्स। मेटामर्स का मतलब क्या होता है बच्चों की पॉलीवैलेंट, कम से कम 2 वैलेंसी वाले में होना चाहिए। अब देखिए ये ऑक्सीजन है तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन से इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा बच्चों मेटामर्स हो जाएगा। वैलेंसी क्या है दोनों साइड डिफर कर रहा है ऑक्सीजन के, इसीलिए यहाँ पे ये मेटामर्स हो जाएंगे। फिर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि ये OH है और ये ईथर हो गया, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। तो फंक्शनल आइसोमर होना चाहिए जबकि ये मेटामर्स लगा रखा है इसलिए गलत। फिर से आप यहाँ पे देखें तो ये बच्चों आपको 3 डिग्री अमाइन दिख रहा होगा और ये 2 डिग्री अमाइन दिख रहा है, और आपको पता है कि 3 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो यहाँ फंक्शनल लिख रखा है इसलिए ये सही हो जाएगा। तो इसका मतलब देखें ट्रू ट्रू फॉल्स और फिर से ट्रू आएगा। देखें किस ऑप्शन में ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू, इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा बच्चों सी आ जाएगा। अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि विच कंपाउंड इज नॉट द आइसोमर ऑफ 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब देखो आइसोमर कह रहा था, आइसोमर होने का मतलब तो ये हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले सेम होना चाहिए, तो आप ऐसा लिख लें। अब देखिए पेंटेन है तो पेंटेन है तो इसका मतलब 5 कार्बन का आपको पहले एक पैरेंट चेन बनाना चाहिए। तो ये मान लिया 5 कार्बन का पैरेंट चेन मिल गया। फिर कह रहा 2 पे मिथाइल है, चलिए हम यहाँ पे मिथाइल लगा देते हैं। फिर से कह रहा 3 पे इथाइल है, इसका मतलब यहाँ पे CH2 CH3 लगा देते हैं बच्चों। अब देखें अगर आप इसमें तो इसमें कितने कार्बन हो गए टोटल, तो पेंटेन था तो 5 कार्बन यहाँ हो गया, 6 7 8 कार्बन हो गया। तब देखिए इसमें 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 ही है। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसका मतलब सब में 8 कार्बन है। 8 कार्बन किसमें नहीं है बच्चों, ये तो सीधा आंसर हमारा ये हो गया, ये आइसोमर कभी हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर आप 18 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिलेशनशिप। 4 कंपाउंड आपको दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। कह रहा पहला, ये दूसरा और चौथा, सेकेंड एंड फोर्थ आर मेटामर्स। अब देखिए सेकेंड कहाँ पे है, यहाँ पे। फोर्थ कहाँ पे, यहाँ पे। कह रहा है ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स है। तो मेटामर्स होने का मतलब बच्चों पहले आइसोमर तो होना पड़ेगा उसको, और अगर आप गौर से देखें तो क्या ये आइसोमर है या नहीं है। तो अब आइसोमर है या नहीं है पहले तो हमें क्या चेक करना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप देखें इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है, तो आप यहाँ से गौर से देखें तो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लग रहा, आपको एक यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी CH2 है, मतलब ये मिथाइल ही बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें बच्चों तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ है 2, यहाँ पे 2 ही सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूशन, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप मिला के देख भी सकते हो। तब अब क्या देखना होता है बच्चों, अब देखना होगा फंक्शनल ग्रुप के अबाउट, फंक्शनल ग्रुप के अबाउट वैलेंसी चेंज है या नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे देखें तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखें तो ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की एक साइड देखें मिथाइल है, एक साइड क्या हो गया बच्चों, मिथाइल हो गया। अब अगर इसके दूसरे साइड पे फोकस करें, अब अगर इसके दूसरे साइड पे फोकस करें तो दूसरे साइड में आपको क्या मिल रहा है, तो ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है जो कि बिल्कुल ही अलग है। और अगर ये अलग हो गया इसका मतलब ये मेटामर्स होंगे। तो ये बच्चों रिलेशन क्या लिखा हुआ, सही लिखा हुआ, लेकिन हमें आंसर करना है नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इस बात पे आप ध्यान दें। फिर कह रहा पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शनल आइसोमर। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वापस से में यहाँ पे OH लगा रखा मतलब अल्कोहल, और ये इथर है, तो ये भी सही है बच्चों, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये कह रहा चेन आइसोमर है, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया। चेन आइसोमर का क्या कंडीशन है बच्चों की मेन चेन में डिफरेंस होना चाहिए, मेन चेन में डिफरेंस हो जाए या फिर साइड चेन में डिफरेंस हो जाए। तो अगर आप बात करें यहाँ पे तो ये मेन चेन 6 कार्बन का, यहाँ पे भी मेन चेन जो होगा बच्चों वो कितने का हो जाएगा, क्योंकि अब फंक्शनल ग्रुप आ गया इसमें तो मेन चेन हमारा ये कहलाएगा। तो मेन चेन में क्या होगा बच्चों डिफरेंस हो गया, यहाँ पे मेन चेन ये वाला होगा, क्योंकि जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा मेन चेन हम उसी को लेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे इसमें है तो इसलिए ये हो जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, इसलिए ये भी बात सही है, मेन चेन में डिफरेंस है तो बच तो गया आप यही, तो ये तो सही होगा ही। तो हमारा रियल आंसर क्या हो जाएगा डी। ऐसे आप चेक कर लें कि पहला और चौथा आर पोजिशन आइसोमर, देखें पहला और चौथा कभी पोजीशन आइसोमर हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकते, चूंकि ये तो फंक्शनल है। तो ये गलत हो गया बच्चों और गलत आंसर ही हमें सिलेक्ट करना था। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 90 अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है बच्चों व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड, फिर इन दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन पूछा है। तो अगर हम देखें इसमें तो 1 2 3 4 5, इसमें पेरेंट चेन कितने का आ रहा है बच्चों 5 कार्बन का आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हो गया पेरेंट चेन का डिफरेंस हो गया। और जब पेरेंट चेन ही डिफर कर जाए तो वो एक ही रिलेशन हो सकता है बच्चों, वो क्या है चेन आइसोमर, ठीक है। तो ये तो चेन आइसोमर हो जाए, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम था। अब कह रहा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनमें से कौन आइसोमर नहीं है। जब आइसोमर नहीं होने का कंडीशन आए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलाते हैं, मॉलिक्यूलर मास सेम है या नहीं है। तो इसका क्या तरीका हो सकता है, एक तो तरीका ये है कि हम सारे एटम को काउंट करें, सारे एटम को काउंट करें मतलब सबका फॉर्मूला निकाले, देखें कि इसमें कितना कार्बन है, इसमें कितना कार्बन हाइड्रोजन है, उस तरीके से। नहीं तो एक क्या तरीका हो सकता है बच्चों DU या DOU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम निकाल लें। क्योंकि आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चरल भले ही अलग अलग हो सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ तो उसका स्ट्रक्चर भले ही अलग अलग हो सकता है लेकिन DOU सेम होगा। तो बच्चों आप यहाँ पे देखें तो इसका DOU कितना आ जाएगा, इसका DU सीधा सीधा 2 आएगा क्योंकि रिंग और पाई बॉन्ड का संख्या। इसका DU कितना आ जाएगा बच्चों, इसका भी DU आपको 2 मिल जाएगा, 2 रिंग ही है। इसका DOU कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा क्योंकि 2 है। इसमें देखें तो 1 2 3 1 2 3, इसका DU कितना जा रहा है बच्चों 3। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन तीनों के जैसा नहीं है, इसलिए ये तीनों आपस में आइसोमर जरूर हो सकते हैं लेकिन ये कभी भी आइसोमर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि DU डिफर होने का कंफर्म मतलब है कि कंपाउंड डिफर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आइसोमर को चेक कर सकते हैं कौन है या कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 देखे बच्चों, इसमें कह रहा है क्या कि ये पहला कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेके पहला कंपाउंड और ये दूसरा कंपाउंड। इसमें कह रहा है आपसे कि विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में किस तरीके का आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो अगर आप बच्चों यहाँ पे देखें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको NH2 ग्रुप दिख रहा है, मतलब ये अमाइन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों 1 डिग्री अमाइन, इसको क्या बोलते हैं हम 1 डिग्री अमाइन। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये कितना डिग्री होगा 2 डिग्री, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बच्चों, ठीक है, लेकिन ये 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन आपको पता होगा कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर होते हैं, इसलिए 21 का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 में आए तो कह रहा है बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों यहाँ पे देखें ये ईस्टर है, तो अगर हम इसका पेरेंट चेन सेलेक्ट करने की कोशिश करें चूंकि चेन आइसोमर भी ऑप्शन में, तो इसका आएगा 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से यहाँ तक आप पेरेंट चेन ले सकते हैं, ठीक है, या आप इधर से ले सकते हैं तो 1 2 3 यहाँ भी 3 का ही बन रहा। अगर हम इसमें आते हैं तो ये 1 2 3 और 4, आपको नोमेनक्लेचर का रूल पता होगा, इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 4 कार्बन का आ गया, तो ये 1 कार्बन का, ये 4 कार्बन का और ये 3 कार्बन, तो पेरेंट चेन तो डिफर कर गया बच्चों। और जब भी पेरेंट चेन डिफर करेगा तो वो चेन आइसोमर तो होगा ही होगा। अब बात आता पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या था फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होना चाहिए, तो पोजीशन तो यहाँ पे वैसा कुछ चेंज हो नहीं रहा बच्चों क्योंकि सब जगह ईस्टर ही है, ठीक है।
अब यहाँ पे करना क्या बच्चों, यहाँ पे करा मेटामर्स। मेटामर्स पहचानने क्या तरीका आपको बताएगा। मेटामर्स पहचानने का तरीका ये होता है कि जो भी वैलेंसी उसका वेरिएबल हो। ईस्टर का देखिए दोनों साइड वैलेंसी वेरिएबल है, तो हम किसी भी एक ईस्टर का या तो इसको मिला लें या इसको आप मिला लें, कहीं भी एक मिला। तो यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो ये ऑक्सीजन से ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ, जबकि यहाँ पे देखें कि ये ऑक्सीजन से इधर ग्रुप जुड़ा हुआ। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं मेटामेरिज्म भी होगा। तो इसका आंसर ए भी होगा बच्चों और सी भी होगा। तो मेटामर्स जब भी आपको देखना हो तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि मेटामेरिज्म सिर्फ और सिर्फ पॉलीवैलेंट, मतलब जिसका वैलेंसी कम से कम 2 हो उसी के द्वारा शो किया जाएगा। और जो वैलेंसी 2 होगा वो दोनों साइड वेरिएबल होगा, दोनों साइड हम अल्काइल ग्रुप को बार बार चेंज करते हैं। तो अगर दोनों में से किसी भी वैलेंसी के अक्रॉस अल्काइल ग्रुप अगर चेंज हो गया है नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बच्चों, मेटामर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम कहानी देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है और ये कार्बन जो है ना यहाँ से भी वेरिएबल है। ये तो इधर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ और यहाँ पे देखें तो ये एक अलग अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ। तो इस तरीके से देखने से लग रहा है ये मेटामर्स हो गया। अगर बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 23, तो 23 में आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है बताइए पेयर ऑफ मेटामर्स कौन से हैं। तो मेटामर्स के लिए वापस हम लोग पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप देखते थे। यहाँ पे ये जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है बच्चों वो क्या हमारा, ये कीटोन है। ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है। कीटोन के दोनों साइड देखें तो ये भी वैलेंसी चेंज होता है, इधर भी चेंज होता है। कहीं एक अगर देखें तो इधर आपको क्या दिख रहा है, ये इथाइल ग्रुप, इधर भी क्या है इथाइल ग्रुप, जबकि यहाँ आप देखें मिथाइल हो गया। इसका मतलब कि ये डबल बॉन्ड के अबाउट सी डबल बॉन्ड ओ के अबाउट वैलेंसी चेंज हो रहा है, इसीलिए ये मेटामर्स कहलाएंगे। फिर अगर आप यहाँ देखें तो ये भी आपको दिख रहा होगा कि ये ऑक्सीजन पूरा ये ईस्टर है, ये फंक्शनल ग्रुप ईस्टर है। इसका जो वेरिएबल पॉइंट है वो एक ऑक्सीजन है और दूसरा ये कार्बन है। तो यहाँ पे देखें कि इधर ऑक्सीजन से ये ग्रुप लगा हुआ पूरा, जबकि यहाँ पे देखें ऑक्सीजन से ये ग्रुप लग गया, इसका मतलब ये भी मेटामर्स हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों ये मेटामर्स कभी शो भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं वो मोनोवैलेंट है। इसमें भी जो भी है सब मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट कभी ये कर नहीं सकता। इसका मतलब इसका आंसर ए और बी हो जाएगा। अब आता है 24 में कह रहा कि कौन से कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। इसमें ध्यान देना बच्चों, टोटोमेरिज्म शो करने का सीधा सा मतलब है, ठीक है, कि कोई भी हाइड्रोजन एटम या फिर ड्यूटेरियम एटम या फिर टाइटेरियम एटम, ये जो 3 हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है उनमें से किसी एक का ट्रांसफर होना चाहिए, किसी एक का मूवमेंट होना चाहिए। और किसके थ्रू होगा बच्चों, हमेशा रेजोनेंस के थ्रू होगा। तो अगर कहीं भी ऐसा आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म शो हो रहा है। अब बात आता है एक टोटोमेरिज्म, एक आएगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। जब कीटो इनोल टोटोमेरिज्म की बात होता है तब हम लोग देखते हैं कि कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म बनना चाहिए। लेकिन अगर हमसे सिर्फ टोटोमेरिज्म पूछता है तो वहां पे बस एक ही कंडीशन है कि एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, वो H+ के फॉर्म में निकले और रेजोनेंस करके किसी दूसरे एटम के पास वो फिर से जुड़ सकता है। तो अगर कभी भी कैटायन का या कोई भी हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स का मूवमेंट होता है थ्रू रेजोनेंस के थ्रू अगर ये मूवमेंट होगा तो उसको बच्चों हम लोग टोटोमेरिज्म मानेंगे। अब देखें यही कंडीशन अगर हम इसमें लगाएं तो एक भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जहां से हम उसको हटाएं और नेगेटिव चार्ज जो बने वो रेजोनेंस कर सके। इसमें भी नहीं है बच्चों, इसमें भी आपको कहीं पे ऐसा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें दिख रहा। इसमें कहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कर सकता है, यहाँ से भी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कर सकता है। इवन अगर हम माने तो यहाँ से भी आइसोमेरिज्म ये टोटोमेरिज्म हो सकता है इस डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन ये कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं माना जाएगा। लेकिन टोटोमेरिज्म हम कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाएं तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज एनाइन बन जाएगा, मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक था। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डी आ जाएगा। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ मूव करें तो यहाँ पे देखें आपसे वही पूछा है। यहाँ पे देखें गौर से क्या पूछा आपको, टोटोमेरिज्म। ये नहीं कह रहा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, ये सिर्फ टोटोमेरिज्म कह रहा। तो टोटोमेरिज्म शो करने का कंडीशन वही होता है कि अगर कहीं पे भी sp3 कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और टाइटेरियम हटाएं तो जो नेगेटिव चार्ज बनना चाहिए वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो। अगर वो रेजोनेंस कर रहा बच्चों तो वो हाइड्रोजन एटम एक जगह से दूसरे
दूसरे जगह मूव करके चले जाएंगे। फिलहाल टोटोमेरिज्म कह रहा, तो इसमें देखिए टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, ये CH3 इसके साथ टोटोमेराइज हो जाएगा और ये एक तरह से कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, तो टोटोमेरिज्म तो ये भी करेगा। अगर आप यहाँ देखें तो ये हाइड्रोजन भी इसके साथ, ये हाइड्रोजन भी इसके साथ, तो ये टोटोमेरिज्म बच्चों करेगा। सिर्फ टोटोमेरिज्म पूछ रहा है कौन कौन करेगा, तो ये भी करेगा। अब अगर गौर से यहाँ देखें तो ये कीटोन इनोल टोटोमेरिज्म टाइप था, ये भी कीटो इनोल टोटोमेरिज्म का टाइप था, लेकिन ये जो है ये कीटो इनोल तो नहीं है लेकिन टोटोमेरिज्म होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि ये देखें sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन का जो हाइड्रोजन है अगर हम हटाते तो ये निगेटिव बन जाएगा और निगेटिव सिंगल डबल ये रेजोनेंस करेगा, ये वापस यहाँ आ जाएगा, निगेटिव जो हाइड्रोजन हटा था H+ के फॉर्म में वो वापस यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे भी टोटोमेरिज्म हो रहा है। ठीक है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं है लेकिन टोटोमेरिज्म माना जाएगा, क्योंकि टोटोमेरिज्म का कंडीशन सिर्फ इतना है कि sp3 कार्बन का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम या टाइट्रियम, ठीक है, जिसको हम लोग केटाइनोट्रॉपी भी बोल सकते हैं, वो अगर H+ के फॉर्म में निकले तो जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस करना चाहिए। अगर रेजोनेंस कर रहा तो वो टोटोमेराइज हो जाएगा, एक जगह से हाइड्रोजन दूसरे जगह पे मूव कर सकता है। इसलिए बच्चों यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें 26, तो 26 में देखें ये स्ट्रक्चर यहाँ पे हम बना रखे हैं CN11O। अब यहाँ पे देखें क्या होगा कि ये sp3 कार्बन है, ये क्या है बच्चों, sp3 कार्बन है। अब ये sp3 कार्बन देखें एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं, जब ये हाइड्रोजन है ही नहीं तो यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा नहीं और कोई दूसरा एटम का मूवमेंट नहीं होता, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और टाइट्रियम का ही हो सकता है, इसलिए इसमें नहीं हो पाएगा। अगर आप इसका देखें तो इसमें तो रेजोनेंस का कोई चांस ही नहीं है। फिर यहाँ पे अगर देखें बच्चों ये किस तरह का बनेगा, तो यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो ये R दे रखा है तो अल्काइल ग्रुप हो गया। फिर से यहाँ पे क्या है, ये N=O और ये ऐसा है, तो वापस देखें यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन है ही नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये RCH2, ये N=O और ये वापस फिर से ऐसा है। अब यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन हटाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इसके साथ रेजोनेंस करके यहाँ पे चला जाएगा और फिर हाइड्रोजन यहाँ से हट के यहाँ पे, मतलब एटम का मूवमेंट हुआ, इसलिए कीटो ये टोटोमेरिज्म कहलाएगा। ये भी वापस कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं है लेकिन टोटोमेरिज्म होगा। ठीक है, टोटोमेरिज्म बहुत तरह के होते हैं बच्चों, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटोमेराइज ये हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी देखिए वही चीज पूछ रहा है, नॉट सो टोटोमेरिज्म, बार बार ये टोटोमेरिज्म लिखता, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नहीं सोचना। टोटोमेरिज्म बहुत तरीके के होते हैं बच्चों। टोटोमेरिज्म का मेन कंडीशन वही है कि एटम का मूवमेंट होना चाहिए थ्रू रेजोनेंस। अब देखें यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसके साथ टोटोमेराइज हो जाएगा, इसमें भी बहुत सारे यहाँ वाले यहाँ वाले यहाँ वाले, ठीक है। इसमें देखें क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा अगर आप गौर से देखें तो ये यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, मूवमेंट करके, ये CH+N और ये क्या बच्चों OH है। तब यहाँ पे देखिए क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर सिंगल डबल अगर ऐसा आता है तो ये बन जाएगा आपको ऐसा, ठीक है। ये CH नेगेटिव यहाँ बनेंगे, यहाँ पे सिंगल हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये प्लस और फिर से ये H। अब ये H क्या होगा यहाँ से बच्चों, रिमूव हो जाएगा H+ के फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो इसको इसके इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा और जैसे ये H+ के फॉर्म में रिमूव होगा, ठीक है, ये तुरंत फिर से ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिर से इस तरह से बन जाएगा, तो ये टोटोमेराइज हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है नॉट सो टोटोमेरिज्म, तो ये वाला बच्चों कभी भी टोटोमेराइज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कभी भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आंसर डी आ रहा। फिर से देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन, नॉट सो टोटोमेरिज्म, इसमें कौन सा टोटोमेरिज्म नहीं करेगा। अब NO2 ग्रुप है बच्चों, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके N=O के साथ, फिर यहाँ वाले भी कर जाएंगे, फिर यहाँ वाले भी कर जाएंगे बच्चों, ये हाइड्रोजन टोटोमेराइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो उस कार्बन पे वापस हाइड्रोजन है ही नहीं, उस कार्बन पे हाइड्रोजन है ही नहीं, इस कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 का 3 मिथाइल ग्रुप है। तो इस तरीके से ये कंपाउंड कभी भी टोटोमेराइज नहीं हो सकता है।